दोस्तों, मेरे प्यारे से YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा सेट बी केमिस्ट्री पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने सेट ए को डिस्कस कर लिया था। केमिस्ट्री पेपर का सेट ए को पूर्ण रूप से डिस्कस कर लिया था। यदि आपने नहीं देखा है तो सेट ए को देखिए, उसके बाद सेट बी में आइएगा दोस्तों। जिसका सेट बी है डायरेक्ट इसको देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके जितने भी सवाल आए हुए हैं सेट बी में उसको हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला ही क्वेश्चन क्या है देखिएगा। खंड अ सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। समपराशरी विलयनों में समान होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, समपराशरी विलयन में समान होते हैं। घनत्व समान होता है, परासरण दाब, नॉर्मलता या मोलरता। तो देखिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो होता है बी हो जाएगा दोस्तों। बी, परासरण दाब जो होता है यहाँ पे समान होता है। क्लियर है दोस्तों। तो बाकी जो है आंसर नहीं होगा, यहाँ पे परासरण दाब हमको लिखना था। फिर देखिए यहाँ पे गैल्वेनाइज्ड आयरन पर किसकी परत चढ़ी होती है। ये दिया हुआ है गैल्वेनाइज्ड आयरन पर किसकी परत चढ़ी होती है। तो देखना यहाँ पर जो आयरन से अधिक क्रियाशील होते हैं उसकी परत यहाँ पर चढ़ाते हैं। आयरन से अधिक क्रियाशील धातु होना चाहिए, और आयरन से अधिक क्रियाशील धातु जो होता है यहाँ पर वो होता है जिंक। कौन क्या होता है दोस्तों, आयरन से अधिक क्रियाशील जो धातु होता है जिंक होता है। तो इसकी परत हम लोग यहाँ पर चढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर जिंक हो जाएगा। क्लियर है। फिर अगला देखिए, यदि दर स्थिरांक के हो तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का समीकरण होगा। तीसरा वाला इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपन के होता है। आप लोग जानते हैं टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है 0.693 अपन के होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा 0.693 अपन के। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपर किस ब्लॉक से संबंधित है। कॉपर किस ब्लॉक से संबंधित है ये हमको देखना है। तो देखना कॉपर जो होता है डी ब्लॉक से संबंधित है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, डी ब्लॉक हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, डी ब्लॉक हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। NiCl4 2- में निकल की ऑक्सीकरण संख्या होगी। देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो स हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका आंसर। अब इसको कैसे निकालेंगे, x मानेंगे। कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या क्या मानेंगे, x। क्लोरीन का जो होता है -1 होता है, 4 क्लोरीन है तो x -4 हो जाएगा। इज इक्वल टू कोष्टक के बाहर है -2, तो x इज इक्वल टू +4 -2 इज इक्वल टू +2। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी दोस्तों। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। एथिलीडीन डाइब्रोमाइड एक विष डाइहैलाइड है, जेम डाइहैलाइड है, एलाइलिक डाइहैलाइड है या विनाइलिक डाइहैलाइड है। तो देखना एथिलीडीन डाइब्रोमाइड जो है एक कार्बन पर 2 हेलोजन रहता है यहाँ पर। तो इसको जो है हम लोग जेमिनल या जेम डाइहैलाइड के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब हो जाएगा, जेम डाइहैलाइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जेम डाइहैलाइड। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। एथेनॉल से डाइएथिल ईथर का बनना किस अभिक्रिया पर आधारित है। एथेनॉल C2H5OH, यहां से हमको क्या बनाना है, डाइएथिल ईथर बनाना है। डाइएथिल ईथर मतलब C2H5O C2H5, ये हमारा हो जाएगा डाइएथिल ईथर। तो ये निर्जलीकरण अभिक्रिया का उदाहरण होगा। किस अभिक्रिया का उदाहरण होगा, निर्जलीकरण अभिक्रिया का उदाहरण होगा। 2 मॉलिक्यूल्स यदि इसको मैं लूं तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। वाटर निकलेगा तो ये हमारा डाइएथिल ईथर बनेगा। तो निर्जलीकरण अभिक्रिया का उदाहरण होगा दोस्तों। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। CH3COCH3 का IUPAC नाम है। तो यहाँ पे ये कीटोन दिया हुआ है और कीटोन में कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं, ओन प्रत्यय जोड़ते हैं। ओन सफिक्स जुड़ता है। और ओन सफिक्स कहाँ पर है, देखो ओन सफिक्स ना तो यहाँ पर है, ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर है। 3 कार्बन है तो प्रोपेन और ओन प्रत्यय जुड़ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा दोस्तों। क्लियर।
चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक है? विस्फोटक क्या हो जाएगा? ट्राइनाइट्रोबेंजीन होता है, टीएनडी जिसको बोलते हैं, टीएनबी, ट्राइनाइट्रोबेंजीन। ये इसका यहाँ पे भी NO2 ग्रुप, यहाँ पर भी NO2 ग्रुप और यहाँ पर भी NO2 ग्रुप होता है, ट्राइनाइट्रोबेंजीन। क्लियर? चलिए देखते हैं, सीमा के मसूड़ों से रक्त बहता है, यह रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये हमको बताना है। सीमा के मसूड़ों से रक्त बहता है, ये किस विटामिन की कमी से होता है? ये हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से ऐसा होता है। क्लियर? चलो आगे देखते हैं, खंड व अति लघुत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर क्या करना है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण यहाँ पे लिख सकते हो, ये N2O5, यहाँ पे ट्वाइस NO2 और प्लस हाफ O2। यहाँ पर देखो N2O5, इसकी जो स्टोइचियोमेट्री है 1 है, तो ये एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों। क्लियर? चलो, संक्रमण तत्वों की 3D श्रेणी का कौन सा तत्व सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था यदि मैं 3D में बोलूं तो सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था मैंगनीज शो करता है, मैंगनीज। ठीक है, और यह मैक्सिमम +7 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है और ये +2 ऑक्सीकरण तक जाता है, +2 से +7 ऑक्सीकरण अवस्था ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, रिडॉक्स अभिक्रिया में, क्लास 11 के रिडॉक्स अभिक्रिया में दिया भी हुआ है ये सारा चीज। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, 1,4-डाइब्रोमोब्यूटेन की संरचना लिखिए। तो देखो ब्यूट, यहाँ पे ब्यूटेन बोला है, ये मेन चेन है, तो मतलब मेन कार्बन चेन में टोटल 4 कार्बन होंगे। यहाँ पे 2 इन बोला है, सेकेंड पोजीशन पर क्या है? डबल बॉन्ड है, और फिर पहले पोजीशन पे ब्रोमीन है और चौथे पोजीशन पे ब्रोमीन है, मतलब ब्रोमीन यहाँ पर है और एक ब्रोमीन यहाँ पर है। तो ये जो है इसकी करेक्ट संरचना हो जाएगी, 1,4-डाइब्रोमोब्यूटेन की ये संरचना हो जाएगी। हाइड्रोजन से फिर बैलेंस कर लेना आप लोग, हाइड्रोजन से इसको आप बैलेंस कर सकते हो। ये CH2 हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा, H हो जाएगा और यहाँ पर भी H हो जाएगा, 1 2 3, हाँ CH2 हो जाएगा। तो ये इसकी संरचना हो जाएगी दोस्तों। आगे देखते हैं, निम्नलिखित समीकरण को पूर्ण कीजिए बोला है। अब निम्नलिखित समीकरण को पूर्ण कीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे ये प्लस है और ये OH माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा RCl। ठीक है, और यहाँ पर H2O, ये बन जाएगा सीधा सीधा RCl, अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अल्कोहल का विकृतीकरण क्या है? अल्कोहल का विकृतीकरण सेट ए में क्या दिया था? सेट ए में विषैला अल्कोहल से आप क्या समझते हैं, ऐसा कुछ दिया हुआ था। तो देखिए, जब भी हम अल्कोहल में जो है मिथाइल अल्कोहल या पिरिडीन डाल देते हैं, या क्या ऐड करेंगे? पिरिडीन। ये दो चीजों को यदि हम ऐड कर दें, क्या कर दें दोस्तों? ऐड करेंगे, तो क्या हो जाता है? अल्कोहल हमारा विषैले प्रकृति का हो जाता है, पीने अयोग्य हो जाता है। इसी को डीनेचुरेटेड अल्कोहल कहा जाता है। मिथाइल अल्कोहल या पिरिडीन ऐड करने पर ये विषैले प्रकृति का हो जाता है, इसी को डीनेचुरेटेड अल्कोहल भी कहा जाता है दोस्तों। क्लियर है? फिर अगला है, विद्युत अपघटनीय सेल और विद्युत रासायनिक सेल में क्या अंतर है? विद्युत रासायनिक सेल, इन दोनों में क्या अंतर है दोस्तों? तो देखो, यहाँ पर एक चीज याद रखना, जो विद्युत रासायनिक सेल होता है यह अभिक्रिया स्वतः होती है। जब स्वतः होती है तो ΔG का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। और विद्युत अपघटनीय सेल यह अभिक्रिया अस्वतः होती है, तो इसके लिए ΔG का मान क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। पहली अंतर तो यही हो गया। और दूसरा अंतर क्या लिख सकते हैं? ये जो विद्युत अपघटनीय सेल है, इसको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब इसे हम बैटरी से जोड़ते हैं, और यहाँ पे बैटरी से जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। रासायनिक अभिक्रिया जो होती है अपने आप होती है, और रासायनिक अभिक्रिया फिर जो है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ये जो है मेन अंतर आप लिख सकते हो दोनों में। क्लियर है? आगे देखते हैं, निम्नलिखित अभिक्रिया की अणुसंख्यता एवं अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए।
अणुसंख्यता एवं अभिक्रिया की कोटि। तो देखो हम लोग जानते हैं जो रेट बराबर के, यहाँ पर CH3 COO CH3 यहाँ पर डिपेंड करेगा और प्लस वाटर पर डिपेंड नहीं करेगा एक्सपेरिमेंटली। तो यहाँ पे जो अणुसंख्यता होगी, अणुसंख्यता इसका मान जो हो जाएगा 2, लेकिन अभिक्रिया की कोटि का मान जो होता है वह 1 हो जाएगा। वाटर पर ये डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, एक एक्सपेरिमेंटल होता है और अणुसंख्यता जो है थ्योरेटिकल होता है। क्लियर है दोस्तों? चलो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर क्या है, लिगेंड क्या है, एक उदाहरण देकर समझाइए। लिगेंड क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। जैसे NiCO4 है, NiCO4 ये एक, यहाँ पर जो CO है ये एक लिगेंड है। अब यहाँ पर इसकी यदि मैं संरचना देखूं तो यहाँ पे किस तरह से होता है, यह जो CO होता है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है केंद्रीय धातु को। तो ऐसे स्पीसीज जो केंद्रीय धातु द्वारा सहसंयोजी उपसहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, उन स्पीसीज को क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल आप ढेरों लिख सकते हैं, जैसे CO लिख सकते हो, अमोनिया लिख सकते हो, वाटर लिख सकते हो, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये सारा चीज आप लिख सकते हो लिगेंड के एग्जाम्पल में। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। मिटाने के पश्चात यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है दोस्तों? आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आता होगा। तो आप यदि समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अल्कोहल और फिनॉल जल में विलय होते हैं क्यों? अरे जल में ये इसलिए विलय होते हैं क्योंकि इनमें जो होता है इंटरमोलिक्यूलर, ठीक है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाने के कारण अल्कोहल तथा फिनॉल जल में विलय होते हैं। ये आपको लिखना था यहाँ पर। फिर देखो ऑक्सिम पद से आप क्या समझते हैं, ऑक्सिम पद से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर हमको क्या लिखना था, ऑक्सिम देखो जैसे एल्डिहाइड या कीटोन हुआ, जैसे मैं यहाँ पे CH3H यहाँ पे एल्डिहाइड मैंने ले लिया। इसकी अभिक्रिया जब मैं NH2OH से कराऊं तो यहाँ पे जो वाटर है ये रिमूव हो जाएगा। अब वाटर यहाँ पे रिमूव होने के बाद यहाँ पर C डबल बॉन्ड NOH ये बनेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सिम। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑक्सिम बोल देते हैं दोस्तों। क्लियर है? अब देखो प्रश्न 7वां क्या है, निम्नलिखित अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद के नाम व सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा दोस्तों वो पहला बनेगा, ये क्या बनेगा, पहला बनेगा ये NH2, यहाँ पर भी Br, यहाँ पर भी Br और यहाँ पर भी Br, ये बनेगा, ठीक है, और प्लस थ्राइस HBr ये बनेगा। पहला प्रोडक्ट ये बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट ये बनेगा दोस्तों। क्लियर है? आई होप प्रश्न 7वां भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अंडे को उबालने पर उसमें उपस्थित जल कहाँ चला जाता है? देखो अंडे को उबालने पर उसमें उपस्थित जल जो होता है स्कंदित हो जाता है। क्या हो जाता है? स्कंदित हो जाता है। या तो इसका अधिशोषण हो जाता है या अवशोषण हो जाता है, जो भी आप बोल सकते हैं, सीधा सीधा स्कंदित हो जाता है। इस प्रकार से आप लिखने से यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल जाते दोस्तों। क्लियर है? आई होप 8वां क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न 9वां, 2.82 ग्राम ग्लूकोज, आणविक द्रव्यमान 180 दिया हुआ है, 90 ग्राम जल में घुला हुआ है। तो देखो यहाँ पे 2 स्पीसीज दिया हुआ है। पहला स्पीसीज ग्लूकोज दिया हुआ है और दूसरा जो है वाटर दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे हमको मोल निकालना है। क्या निकालना है? हमको मोल निकालना है। मोल ग्लूकोज का भी निकलेगा और मोल किसका निकलेगा? वाटर का भी यहाँ पर निकलेगा। तो हमको क्या करना है? ग्लूकोज का निकालने के लिए 2.82 अपन 180 करना पड़ेगा। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा।
किसको, इसको हमको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा इसका आंसर आएगा 0.0157 इसका आंसर आएगा। और यदि आप वाटर का यदि मोल निकालोगे तो ये 90 बटा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका आंसर 5 मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 मोल, और इसका 0.0157 मोल इतना आ गया। इतने आने के बाद हमको क्या करना है, कुल मोल निकालना है। जब मैं कुल मोल निकालूंगा, टोटल मोल निकालूंगा तो 5.0157 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें किसका मोल प्रभावी निकालने के लिए कहा है, ग्लूकोज का मोल प्रभावी निकालने के लिए बोला है। तो ग्लूकोज का मोल कितना है 0.15 यहाँ पर हो जाएगा, सुधार लेंगे 0.0157 अपन 5.0157 इतने को सॉल्व करना पड़ेगा। और यदि मैं इतने को सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर आएगा 0.003 समथिंग आएगा। कितना आएगा 0.003 लिख देता हूँ। 0. यहाँ पे मोल प्रभाव ग्लूकोज का कितना आ जाएगा आंसर 0.0031 लिख लो, 0.003 इतना यदि आपका आया है आंसर तो सही है। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। अभिक्रिया की दर तथा दर स्थिरांक में 3 अंतर लिखिए कहा है। अभिक्रिया की दर, तो अभिक्रिया की दर किसको बतलाता है, ये जो है जो हमारा अभिकारक है और जो उत्पाद है। अभिकारक की जो सांद्रता में कमी को बतलाता है और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को बतलाता है। कौन, अभिक्रिया की दर। क्लियर है। और दूसरा, अभिक्रिया की दर जो है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, सांद्रता पर निर्भर करता है। पहला अंतर ये, अभिकारक की सांद्रता में कमी, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। दूसरा अंतर, सांद्रता के द्वारा प्रभावित होता है अभिक्रिया की दर। और दर स्थिरांक जो होता है एक क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है जिसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो अमोनिया का लेने से तो अमोनिया, तो ये जो के है ये जो है ये एक दर स्थिरांक है, ठीक है, रेट कांस्टेंट है। और ये जो है सांद्रता पर निर्भर नहीं रहता, कंसंट्रेशन से क्या रहता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। कैसा होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते थे। और इसकी इकाई लिख लेना, अभिक्रिया की दर की इकाई। तो अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होती है, हमेशा मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होती है। इसकी इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड हमेशा होती है। और रेट कांस्टेंट की इकाई वो हमेशा क्या रहती है, बदलती रहती है, परिवर्तित होते रहती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अलग, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अलग, तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अलग। तो ये जो है हमेशा परिवर्तित होते रहती है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है, क्रियाविधि भी समझाइए। क्रियाविधि भी हमको यहाँ पे समझाना है। तो मार्कोनिकॉफ का रूल क्या होता है आप लोग जानते होंगे कि जब भी कोई असम्मित एल्कीन आता है, जैसे RCH2 डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पर मुझे HBr का एडिशन कराना है। तो जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कौन है यहाँ पर, ब्रोमीन माइनस है, और हाइड्रोजन में तो पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो ब्रोमीन कहाँ पर जाके जुड़ता है, RCH2 यहाँ पर RCH हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक मिनट, RCH2 ये तो ठीक है, इरेज का इस्तेमाल करते हैं, इरेजर का। और देखो यहाँ पर कैसे होगा, RCH डबल बॉन्ड CH2। तो ब्रोमीन कहाँ पर जुड़ेगा, ब्रोमीन जो है यहाँ पर जाके जुड़ेगा। ब्रोमीन कहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर आएगा जुड़ेगा। जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है ब्रोमीन वहाँ पर आके जुड़ता है और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना था और इसका मैकेनिज्म भी आप हमको समझाना था। मैकेनिज्म भी हमको यहाँ पे क्या करना था, समझाना था।
मैकेनिज्म में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, पहले कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। तो कार्बोकेटायन जो कार्बोकेटायन स्टेबल होता है उसी कार्बोकेटायन पर यहाँ पे ब्रोमीन आकर जुड़ता है, ये हमको बताना था। आई होप इसको भी आप लिखे होंगे। अगला देखते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में विभेद कीजिए। ये हमको बोला हुआ है, तो हम इसको किस प्रकार से विभेद करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा समझ में आए, आपको अच्छे से दिखे। तो देखिए, ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में विभेद कीजिए। तो ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, ल्यूकास टेस्ट यहाँ पे जो होता है सांद्र HCl प्लस ZnCl2 होता है। कौन होता है, कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2, इसी को हम लोग ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। अब ल्यूकास रिएजेंट में क्या होता है आप लोग समझ जाना। जब भी मैं प्राइमरी अल्कोहल की बात करूं, प्राइमरी अल्कोहल जो होता है इसके प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड HCl तथा ZnCl2 के प्रेजेंस में जो होता है यह कोई अभिक्रिया नहीं देता, नो रिएक्शन। क्या होता है यहाँ पे, नो रिएक्शन। जब मैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूं, सेकेंडरी अल्कोहल में ये 5 मिनट के बाद अभिक्रिया देगा, और टर्सरी अल्कोहल जो है हमें यह तुरंत फास्ट रिएक्शन शो करता है। फास्ट रिएक्शन यहाँ पे शो करता है दोस्तों। तो यही रिएक्शन हमको लिखना था, यही रिएक्शन हमको क्या करना था, लिखना था। 3 रिएक्शन लिखते और वहाँ पे ब्रैकेट में लिखते नो रिएक्शन, आफ्टर 5 मिनट रिएक्शन, और यहाँ पे फास्ट रिएक्शन यदि शो होता तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमको यहाँ पे 3 नंबर मिल जाते दोस्तों। तो यहाँ पे प्रश्न 12वां हो गया। अब देखो, प्रोपिनोइक अम्ल को एथिल एमीन में कैसे परिवर्तित करेंगे, समीकरण सहित लिखिए। तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे, देखो चलो यहाँ पे कुछ अलग पेन का इस्तेमाल करते हैं, अलग कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले प्रोपिनोइक अम्ल हम यहाँ पे लिखेंगे। तो प्रोपिनोइक अम्ल किस प्रकार से लिखेंगे, देखो CH3CH2COOH, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे अमोनिया से क्रिया कराएंगे, किससे क्रिया कराएंगे, अमोनिया से क्रिया कराएंगे। अमोनिया से क्रिया कराने पर CH3CH2COONH4 मिलेगा, ठीक है, COONH4। इसको हम यहाँ पे हीट कराएंगे, हीट कराने पर यहाँ पे वाटर निकल जाएगा। अब वाटर निकलने से यहाँ पे जो बन जाएगा CH3CH2CONH2 बन जाएगा। अब यहाँ पे ब्रोमीन से क्रिया कराएंगे, ठीक है, ब्रोमीन या रिड्यूसिंग एजेंट से क्रिया कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। इससे जब हम यहाँ पे क्रिया कराएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, CH3CH2CH2 और ये NH2, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा CH3CH2CH2NH2। क्लियर है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन गया, प्रोपिनोइक अम्ल से एथिल एमीन यहाँ पर बन जाएगा CH3CH2NH2। यहाँ पर एक जो है कार्बन की संख्या क्या होगी, कम हो जाएगी, एक कार्बन की संख्या यहाँ पर कम हो जाएगी, यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। तो एक बार मैं फुल पुनः लिख देता हूँ। यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट प्रश्न 13 में बनेगा वो CH3CH2NH2 एथिल एमीन, ये यहाँ पर बनेगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवश्यक अमीनो अम्ल एवं अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या है, एक एक उदाहरण लिखिए। तो जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दोस्तों, जितने भी आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं ये हमारे शरीर के लिए अनिवार्य हैं और इन्हें हम बाह्य स्रोत से प्राप्त करते हैं, बाह्य स्रोत से हम प्राप्त करते हैं। मतलब जो हरी साग सब्जियाँ होती है, दूध होता है, पनीर होता है, और जितने भी हरी साग सब्जियाँ होती है उससे हमको ग्रहण करना रहता है, जो आवश्यक अमीनो अम्ल होता है। और आवश्यक अमीनो अम्ल का उदाहरण क्या लिख सकते हैं आप लोग, वेलिन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं,
वैलिन लिख सकते हैं, हिस्टिडीन लिख सकते हैं, हिस्टिडीन लिख सकते हैं, ठीक है। और अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या होता है, ये हमारे शरीर में ही बनते हैं, ये हमारे शरीर में ही बनते हैं दोस्तों, अनावश्यक अमीनो अम्ल। यह ठीक है, इसको बाहरी स्रोत से प्राप्त करना आवश्यक नहीं रहता। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अनावश्यक अमीनो अम्ल का एलानिन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, एलानिन, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो। प्रश्न 14वां का क्लियर है। अब देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो है, ये जो 4 आपको आईयूपीएसी 4 कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनके आईयूपीएसी नेम लिखना था। और ये जो है नीचे, ये सेट ए में सेम दिया हुआ है, सेट ए में सेम दिया हुआ है, और सेट ए हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो इसको मैं बार बार बताऊंगा नहीं, इसको मैं बताऊंगा यहाँ पर। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या है, आपने क्या लिखा है दोस्तों, इसका जो आईयूपीएसी नेम है यहाँ पर, पहला तो हमको लिखना पड़ेगा सोडियम, ठीक है। फिर यहाँ पे नेम हम लिखेंगे टेट्रासाइनो, टेट्रासाइनो, सोडियम टेट्रासाइनो। फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन लेटर में लिखना रहता है। जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 2, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हेक्सा एक्वा लिख सकते हो, हेक्सा एक्वा। और यहाँ पे मैंगनीज, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट तो दिया हुआ है 2। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा टेट्राएमीन, ठीक है, टेट्राएमीन या टेट्राअमीनो। फिर आएगा निकल, निकल के बाद आएगा यहाँ पर 2, और यहाँ पर आएगा क्लोराइड, 2 क्लोराइड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्राइएमीन ट्राइक्लोरोक्रोमियम, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्राइएमीन ट्राइक्लोरो, फिर आएगा हमारा क्रोमियम। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो इसके आईयूपीएसी नेम। इसको मैं बताऊंगा नहीं, आई होप इसको आप बना भी लिए होंगे। क्लियर है दोस्तों, आई होप ये जो वीडियो है, ये जो क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन है, ये आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है, वीडियो पसंद आया है, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि अन्य स्टूडेंट के पास भी पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम सेट सी डिस्कशन करेंगे। सेट सी में जितने भी क्वेश्चन आया हुआ है, सेट सी का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।